क्लास। नमस्कार सभी को। और क्लास स्टार्ट या आगे बढ़ाने से पहले एक अपना से पुराना सिस्टम है कि एक बार पिक्चर और साउंड चेक कर लीजिए। पिक्चर साउंड प्रॉपर है सभी का। गुड आफ्टरनून। होप कि आप सभी आनंद में हैं और उत्साहित हैं पढ़ने के लिए। तो एक चैप्टर स्टार्ट हम लोग नया करेंगे आज और नाम है इसका घन और पासा। ठीक है, घन और पासा के नाम से हम चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। और पहले एक बार चेक कर लो कि जो आपके पास साउंड है और पिक्चर है वो प्रॉपर आ रही कि नहीं आ रही है। साउंड पिक्चर प्रॉपर है, रेस्पॉन्ड करिए। कल क्लास स्टार्ट नहीं हुई, ऐसे कैसे हो सकता है? कल क्लास थी बेटा, ऐसा कैसे हो गया कि आपको क्लास नहीं आई? सब बच्चों के पास जाती है क्लास बेटा। हो सकता है मैसेज लेट आया हो, आप तो बिल्कुल आ जाया करो ना। 3 बजे मतलब क्लास है, 3, 5, 3, 7 तक आई जाती है ना। ओके है, बिल्कुल ऑल इज ओके। यस, गुड आफ्टरनून सभी का। मैं दिनेश अग्रवाल स्वागत करता हूँ मदर्स लाइफ पे। और हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं रीजनिंग फॉर द पर्पस ऑफ एनी काइंड ऑफ पेपर। और उसमें हम लोगों ने एक चैप्टर जो कि पहले आपके पास वीडियोस हैं भी, उसको आप देखेंगे तो कैलेंडर का था। कल हमने पूरा उसको डिटेल तक पूरा पढ़ लिया है। आज हम एक नया अध्याय स्टार्ट करेंगे, नाम उसका घन और पासा। ठीक है, कल आया था मैं नहीं, बट अब इसका कोई बार्गेनिंग नहीं है। आप ऐसा करो, ऑनलाइन पे जाके लाइव देख लो, बाकी तो और कुछ नहीं किया सकता। ठीक है, कल की डेट में मैं पीछे नहीं जा सकता। और अगर क्लास नहीं होती है तो वहां पर लाइव कैसे आ गई है? लाइव आई, इसका मतलब क्लास तो थी। अब आपके पास मैसेज का कई बार इश्यू रहता है, तो आपको शेड्यूल देखना पड़ेगा बेटा, आपको रोज देखना पड़ेगा। क्लास है वो कल आपके नहीं हुई तो थोड़ी देर बाद आपके अकाउंट में आ गई होगी। लाइव क्लासेस में जाके आप देख लेना, होगी बेटा। ठीक है, तो एक कहानी स्टार्ट करें आज। और कहानी क्या और किसकी है इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कहानी है घन और पासे की। ठीक है, आते हैं घन और पासा क्या होता है, इस पे चर्चा करते हैं। आप एक चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, नाम है क्यूब एंड डाइस। क्यूब एंड डाइस। 1 से 2 क्वेश्चन के लिए कंटेंट आपके पास आता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको परीक्षा में दे सकता है 25 में से। नाम इसको बोलते हैं घन और इसको बोलते हैं बेटा पासा। ठीक है, घन और पासा के नाम से जाने जाते हैं घन पासा। ठीक है, क्या क्या होता है, कैसे इसको करेंगे, इस पे बातचीत कर लेते हैं। तो इनको अगर सीखना है, घन किसे कहते हैं और पासा क्या होता है, इस पे पहले हम लोग चर्चा करते हैं। व्हाट इज द क्यूब एंड व्हाट इज डाइस। पासा क्या है और घन क्या है, इस पे करेंगे पहले चर्चा। फिर इनके कैरेक्टर यानी गुणों की बात करेंगे, और फिर इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं और आप आंसर कैसे देते हैं, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो पहले चर्चा स्टार्ट करते हैं। घन क्या है, इसे कैसे जाना जाता है। ठीक है, घन क्या है और इसे कैसे जाना जाता है, इस पे आते हैं। तो घन की अगर बात की जाए, घन की अगर बात की जाए, क्या लिखा है इसको अगर आपको जानना है तो आपको इससे पहले जानना पड़ेगा एक शब्द को। इसका नाम है स्क्वायर, वर्ग को। ठीक है, अगर आप वर्गों को जान लेंगे तो घन तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझाता हूँ। वर्ग क्या होता है, तो बेटा 2 डायमेंशन होता है। वर्ग क्या है, एक ऐसी स्ट्रक्चर जो 2D होती है। कैसी होती है बेटा? 2D होती है। हिंदी में बोलेंगे द्विविमीय। द्विविमीय कैसी होती है? तो 2D स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है बेटा? द्विविमीय संरचना होती है। 2D स्ट्रक्चर होती है। कौन? वर्ग। वर्ग आपके पास जाएंगे तो वर्ग आप लिखेंगे द्विविमीय। द्विविमीय, विमीय, द्विविमीय संरचना होती है। आप अंग्रेजी में बोलते हैं 2 डायमेंशन। ठीक है, जिसके 2 डायमेंशन होती है। कौन कौन सी होती है बेटा? तो आप लिखेंगे लेंथ एंड विड्थ। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई, 2 इसकी क्या होती है? विमाएं होती है। इसको प्रदर्शित करने के लिए 2 विमाएं होती है जो कि दोनों बराबर होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं साइड। क्या बोल देते हैं बेटा इसको? साइड या भुजा के नाम से बोल देते हैं। किस नाम से बोल देते हैं?
साइड या भुजा के नाम से बोल देते हैं। ऐसी एक बंद आकृति जो चार सतह या चार भुजाओं से बनी होती है, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं बेटा? 90 डिग्री के होते हैं। और दो विकर्ण होते हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। वर्ग क्या है? तो वर्ग एक द्विविमीय संरचना है जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। तो हम बोलते हैं सारी भुजाएं समान होती हैं। चार भुजाएं होती है, चारों में चारों बराबर होती हैं। और आप इसको यूं भी कह सकते हैं, चारों भुजाएं समान होती हैं। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है बेटा? 90 डिग्री का होता है। और दो विकर्ण होते हैं और दोनों के दोनों एक दूसरे को समान दूरी पर काटते हैं। दे आर द बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर। ये स्क्वायर का नॉलेज आपको है, तो बस इसमें एक और जोड़ देना है। यहाँ पर आप आएंगे तो आप लिखेंगे ये कैसी स्ट्रक्चर है, तो आप लिखेंगे 3D है। कैसी बेटा? 3D है, त्रिविमीय है। कैसी है? त्रिविमीय, त्रिविमीय संरचना है। ये त्रिविमीय संरचना है। इसमें क्या क्या होता है तो आपको लिखना पड़ेगा। लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, जो कि बराबर होती है। तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या बोलते हैं इसको बेटा? ऑल साइड्स आर इक्वल। ऐसी एक बंद आकृति जो 6 सतह की होती है, त्रिविमीय होती है, सॉलिड मतलब ठोस होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक जैसी होती है। क्या होती है बेटा? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक समान होती है, ठोस और त्रिविमीय आकृति है। तो इसको घन के नाम से जानेंगे। घन अगर बनाना है तो आपको कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको दो स्क्वायर बना लेनी है। बना लिए? ठीक है। और बस इनको एक्सटेंड करके मिला दो, तो ये जो बंद आकृति आपके सामने आएगी, यही क्या कहलाएगी? घन कहलाएगी। तो घन क्या है और वर्ग क्या है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बहुत प्यार से, बहुत शांति से, बहुत तरीके से, आराम से इसको समझना है, क्योंकि ये कंटेंट आपके आगे काम का ही रहेगा। ठीक है, ये कंटेंट आपके क्या रहेगा? काम का ही रहेगा। तो इसको सीखना आपका काम भी है। ठीक है, पहला काम है टर्म सीखना या टर्म सीखना। तो पहला हम लोग सीख रहे हैं किसको बेटा? स्क्वायर से हम लोग आगे किसमें? घन पे। तो पहला घन किसे कहते हैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो घन के नाम पे सीखना था। तो पहले हमने सीखा वर्ग, जो आपको आता है। वर्ग एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, द्विविमीय संरचना है, इसमें लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, इसमें भुजा होती है। तो ऐसी कोई बंद चार भुजाओं से बनी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई यानी सभी भुजाएं बराबर होती है, दो विकर्ण दोनों के दोनों बराबर होते हैं और बाइसेक्ट एक दूसरे को समान पे काटते हैं, को वर्ग कहते हैं। ऐसे बस लंबाई चौड़ाई तो आपके पास थी, अगर इसमें ऊंचाई जोड़ दे तो ये त्रिविमीय संरचना बन जाएगी। और ऐसी त्रिविमीय संरचना है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसी हो? एक जैसी हो। क्लियर है? एक जैसी है और सॉलिड और त्रिविमीय होती है, को हम लोग क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? घन बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। टन घन किसे कहते हैं आपको समझ में आना था। एक और टर्म जो हम लोग सीखते हैं उसको बोलते हैं घनाभ। क्या बोलते हैं उसको? घनाभ। आइए उस पर भी काम कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको सीखना है क्यूबॉइड, घनाभ सीखना है, घनाभ सीखना है। क्या सीखना है? घनाभ सीखना है। तो ये भी कंटेंट आपको समझ में आ जाना चाहिए, घनाभ क्या है। तो ठीक इसके लिए हम लोग कहाँ चलते हैं बेटा? आयत पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? आयत पे चलते हैं। अगर आपको आयत का याद है, क्या याद है आपको? आयत का याद है। आपको क्या याद है? रेक्टेंगल का अगर मान लो याद है, ठीक है, घनाभ से तो आएगा। रेक्टेंगल का अगर आपको याद है, आयत का अगर आपको याद है, तो घनाभ भी याद होगा। आयत कैसा है? 2D है। आयत कैसा बेटा? 2D है, 2 डायमेंशन है। तो आप कह सकते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई कैसी होती है? अलग अलग होती है। लंबाई और चौड़ाई कैसी होती है बेटा? अलग अलग होती है। 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है को हम लोग आयत के नाम से जानेंगे। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बेटा? बराबर होती हैं। कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का होता है। दो विकर्ण दोनों के दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, आयत कहलाता है। अब इसी को उठाओ और घनाभ पे लगा दो सिद्धांत। घनाभ में क्या सिद्धांत आएगा? तो आप बहुत क्लियर से कर सकते हो। ऐसी एक आकृति जो कैसी होती है बेटा? 3D होती है। 3D होती है, क्या हो गया? अब आपके पास आ गया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आ गई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई चूंकि डिफरेंट एक होती है, 3D और सॉलिड आकृति है, इसको आप क्या बोलेंगे बेटा?
घनाभ बोलेंगे। क्या बोलते हैं इसको? घनाभ बोलते हैं। तो घनाभ की स्ट्रक्चर कैसे बनती है? तो दो आयत बना लो आप, अपने आप ही घनाभ बन जाएगा। ये दो आयत बने और इनको कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? आपका क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई अलग होगी, इसकी ऊंचाई क्या होगी? अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी और लंबाई अलग एक होगी। ठीक है, तो 3D स्ट्रक्चर अगर बनेंगे तो इसमें क्या क्या होगा? ऊंचाई अलग एक है, ये ऊंचाई है इसकी। ठीक है, ऊंचाई अलग एक है, कंफर्म? ऊंचाई अलग है। उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी चौड़ाई कैसी है? अलग एक है। ये चौड़ाई क्या हो जाएगी इसकी? इसकी चौड़ाई है जो कैसी हो जाएगी? अलग एक हो जाएगी। ठीक है, ये चौड़ाई है जिसकी क्या हो जाएगी? अलग टाइप की हो जाएगी। ऐसे ही जब आप इसके लंबाई पे जाओगे तो लंबाई भी क्या होगी आपके लिए? अलग एक टाइप की बन जाएगी। ये देखो यहां से 1 2 3 ये वाली, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के लिए आपको ध्यान रखना है, लंबाई अलग चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग एक टाइप की बन जाएगी। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन भाग रहा है इसका कुछ भी। लंबाई अलग चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग एक है। तो घन किसे कहते हैं और घनाभ क्या होता है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, घनाभ के लिए आप जाओगे तो क्या कहोगे? ऐसी एक 3D स्ट्रक्चर जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसी होती है? अलग अलग होती है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसी होती है बेटा? अलग अलग होती है, तो हम बोलते हैं घनाभ। और घन किसे बोलते हैं, ये दोनों अंतर अपने को आने चाहिए। आराम से चेक कर लो। पहला था घन और पासा क्या होता है, मैंने सिखाया घन किसे कहते हैं और घनाभ क्या होता है। ठीक है, घन किसे कहते हैं और घनाभ क्या होता है, आराम से देखो सुनो और लिखो इसको। डन है? क्लियर है? एक बार देखो आराम से समझो और लगाओ थम्स अप, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है कलेश, बताओ आगे चलते हैं। यहाँ तक में कोई समस्या तो पहले बताओ, क्योंकि छोटी छोटी चीजें जो हमें अच्छी करनी है कंटेंट में, और हमें इन पे दिक्कत है तो फिर समस्या रहेगी आगे। तो इन पे समस्या रखनी ही नहीं आपको कभी भी, इन पे किसी भी स्तर पे कोई समस्या आपको रखनी ही नहीं है। ठीक है, व्हाट इज क्यूब एंड व्हाट इज क्यूबॉइड, ये दोनों क्लियर? यहाँ पर क्यूब पे वापस आओ तो यहाँ पे देखो हाइट उतनी है, विड्थ उतनी है, ठीक है, लेंथ उतनी है, सब कुछ तो आपको बराबर है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसी है? सब तो बराबर ही एक है। डन है? कोई समस्या इसमें? क्लियर था? अब बढ़े आगे। व्हाट इज क्यूब समझ में आ गया, व्हाट इज क्यूबॉइड समझ में आपको आ गया। अब आते हैं इनके कैरेक्टर्स पे। ठीक है, अब स्क्वायर और रेक्टेंगल को भूल जाना, क्योंकि ये तो आपका बेस था, ये तो पहले का कंटेंट है जो आपको आना चाहिए था। तो पहले का कहानी जो आपको आती है उसको बेस मान के मैंने उठा के समझा दिया कि व्हाट इज क्यूब व्हाट इज क्यूबॉइड, ये तो आपका बेस था, ये चीजें आपको आनी चाहिए। डन? चलिए अब आगे की कहानी बढ़ाते हैं, तो क्या क्या आपको आना चाहिए। तो अब चाहे क्यूब हो और चाहे क्यूबॉइड हो, क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, ठीक है, क्यूब हो और चाहे क्या हो, क्यूबॉइड हो, इनके लिए अगर जाए तो घन या घनाभ कुछ भी आपके पास हो, चाहे आप घन लिखो तो भी एक ही बात है और चाहे घनाभ लिखो तो भी एक ही बात है। क्या? इनके कैरेक्टर लगभग लगभग एक जैसे होते हैं। इनके कैरेक्टर क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। इनके कैरेक्टर एक जैसे ही होते हैं। कौन कौन से हैं इस पे बातचीत करते हैं। ठीक है, पहला जो इनका कैरेक्टर आपके पास में आना चाहिए आपको, वो होता है पहला बेटा सरफेस। क्या होता है? पहला जो इनका कैरेक्टर आता है वो आता है आपका सरफेस होता है। सरफेस हिंदी में बोलेंगे सतह या फलक, सतह या फलक। सतह या फलक की अगर बात करोगे तो घन हो और चाहे घनाभ हो, आपको ध्यान रखना है सतह या फलक कितनी होती है बेटा? 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। सतह या फलक कितनी होती है? तो आप बड़े प्यार से बोलोगे 6 होती है। ठीक है, सतह या फलक कितनी होती है तो आपके आंसर क्या होंगे बेटा? 6 सर्फेसेस और द, सतह कितनी होती है? 6, या फलक भी कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। समझाऊंगा कौन से। ठीक है, घन या घनाभ दोनों में होता है। उसके बाद में आप आते हैं तो यहाँ पर आप बोलते हैं क्या? कॉर्नर्स। क्या बोलेंगे बेटा? तो दूसरा आता है कॉर्नर्स, कोने कितने हैं।
कोने कितने हैं, तो कोने के नाम पे आप जाएंगे तो कोने आपको मिलेंगे 8। कोने कितने मिलेंगे आपको? 8 कोने मिलते हैं। कोने कितने मिलते हैं बेटा? 8 कोने आपको मिलते हैं। कोने कितने बनाने हैं? 8 लिखते हैं। और लास्ट में आपका आता है एजेस। क्या है? लिखो, उड़ जाता है। लास्ट में आपके पास आता है बेटा एजेस। किनारे और किनारे की संख्या आप लिखेंगे 12। किनारे की संख्या क्या लिखेंगे आप? 12। एजेस होते हैं 12। ठीक है। घन में या घनाभ में सतह होती है 6, कोने होते हैं 8 और किनारे होते हैं 12। अच्छा कौन कौन सी है तो इसकी भी बात ही कर लेते हैं। आपके पास में क्या क्या नाम होने चाहिए? तो आपको याद होना चाहिए बायां और दायां, आगे और पीछे, ऊपर और नीचे। 6 सतह होती है, आगे पीछे बाएं दाएं ऊपर और नीचे। ऐसे ही कोने की बात करोगे तो 4 ऊपर के 4 नीचे के। किनारों की बात करोगे तो आपके पास आता है लंबाई के 4, चौड़ाई के 4 और ऊंचाई के भी 4 है। लेंथ के भी 4, विड्थ के भी 4 और हाइट के भी कितने आएंगे? 4 ही आपके पास आते हैं। ठीक है। 4 लंबाई के, 4 चौड़ाई के और 4 ऊंचाई के किनारे होते हैं। अब देखो समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए मेरे पास एक ये रिपोर्ट है, ठीक है, इसको घनाभ मान लेते हैं। घनाभ है तो घनाभ के नाम पे आप जाएंगे तो इसकी 6 सतह है क्या, गिन लेते हैं एक बार। देखो ऊपर की सतह है 1, नीचे की सतह है 2, एक आगे की सतह है 3 और एक पीछे की सतह है 4। एक ऐसे दाएं की सतह है 5 और एक इसकी बाएं की सतह 6। 6 सतह हो गए। ऐसे कोने अगर आप गिनोगे तो कोने ध्यान से देखो, ऊपर के 2, ये 2 और 2 4। 2 यहाँ पर कोने हैं, 2 यहाँ पर कोने हैं, 4। ऐसे 2 नीचे के कोने यहाँ पर है और 2 नीचे के कोने ये रहे। कितने हो गए? 8। ठीक है। किनारे गिनोगे तो यहाँ से गिनना है। ऊंचाई का अलग, लंबाई का अलग और चौड़ाई का अलग एक है। ये चौड़ाई है, ये लंबाई है और ये ऊंचाई एक है। आप उसको फील करना चाह रहे हो, जिस कमरे में आप बैठे हो आप उससे भी फील कर सकते हो। जैसे मान लीजिए वापस आते हैं, ठीक है। देखो घनाभ का एग्जांपल आपने लगाया, ऐसा कोई एग्जांपल कमरा हो सकता है, ईंट हो सकती है, माचिस हो सकती है, और आपके पास में बेंच बॉक्स है या फिर आप किसी कमरे में बैठे हो तो भी इसकी तुलना अपने उससे कर सकते हो। मोबाइल फोन से कर लो तो भी आपको जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है। तो क्या किया गया, सतह कितनी है? 6। जिस कमरे में आप बैठो तो ध्यान रखना, छत है ऊपर, फिर नीचे फर्श है, दाएं बाएं सामने और पीछे सतह है 6। ठीक है। किनारे की अगर बात करूं तो कोने से देखना। कहां से देखना है? कोना। कोने से लंबाई आएगी, कोने से ऊंचाई आएगी और कोने से चौड़ाई आपके पास में आ जाएगी। तो किसी भी घन या घनाभ में 6 सतह, 8 कोने और 12 किनारे होते हैं। ये बात जस्टिफाइड है, क्लियर है। तो घन और घनाभ भी एक समानता आपके पास आती है। अब घनाभ के एग्जांपल तो आप बहुत सारे दे सकते हैं। घनाभ का एग्जांपल तो सब कमरा हो गया, माचिस हो गया आपके पास में। सो दे आर द मेनी एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइड। बस हो गई, एनी काइंड, कहीं पर भी जाओ आप तो ब्रेड की स्लाइस हो गई, कहीं पर भी आप इसके एग्जांपल लोगे तो आपका क्यूबॉइड का एग्जांपल है। घन के उदाहरण क्या है बताओ, देखो एक बार जरा सा। घन के उदाहरण बताइए, इसकी आकृति कहाँ देखी है और उदाहरण बताइए कहाँ कहाँ मिलेगा। घन का उदाहरण क्या क्या है? व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ क्यूब? क्यूब के उदाहरण क्या है बताइए। क्यूब के उदाहरण क्या क्या हैं? क्यूब के क्या उदाहरण हैं? क्यूब के, घन के क्या उदाहरण हैं बताइए। घन के उदाहरण बताइए क्या क्या है। कहीं देखा लाइफ में घन के जैसी संरचना कहीं देखी है? अगर देखी है तो एग्जांपल बताओ। अरे बड़ी शांति से क्लास में। आइस क्यूब देखा है, बिल्कुल। रूम, रूम क्यूब के जैसे नहीं होते बेटा, रूम क्यूब के जैसे नहीं होते है ना। चलिए और आते हैं। देखो रूम के नाम पे चलो बना दिया आपने, कोई क्यूबिक रम बना दे, बना सकते हैं। जहां पर भी घन के उदाहरण लगते हैं ज्यादातर क्यूब बोला जाता है। आइस क्यूब, सुगर क्यूब, कंक्रीट क्यूब, क्यूबिक पजल खेलते हैं ना आजकल, क्यूबिक पजल। हाँ काम की बात बता आए। हाँ ठीक है बेटा कुणाल, लंबाई चौड़ाई बराबर तो बना देंगे, लेकिन काम की बात तो ये है कि क्यूब का एग्जाम्पल कौन है? डाइस। क्यूब का बढ़िया एग्जाम्पल कौन है बेटा? पासा। डाइस क्यूब का एक बढ़िया एग्जाम्पल है।
बहुत ही बढ़िया। आइस क्यूब, शुगर क्यूब, कंक्रीट क्यूब, बहुत सारे होते हैं बेटा। क्यूबिक पजल भी होती है। चलो आ जाओ, अब आते हैं क्यूब का एग्जांपल है डाइस। इसका मतलब ये हुआ डाइस क्या है, तो डाइस अपने आप में 3D स्ट्रक्चर हुआ, यस और नो। अब डाइस की बात करेंगे। पहले समझाया मैंने क्यूब, फिर समझाया क्यूबॉइड, फिर समझाया दोनों के कैरेक्टर। अब हम बात करेंगे क्यूब का एग्जांपल है डाइस, तो डाइस में क्या कैरेक्टर होते हैं। तो जो क्यूब के एग्जांपल है, क्यूब के जो आपके पास कैरेक्टर है, ये जो क्यूब के कैरेक्टर थे ये वाले सारे, ये डाइस पे भी लागू होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि डाइस अपने आप में 3D स्ट्रक्चर है जिसका LBH बराबर होता है, LB और H बराबर होता है। ये बात समझ में आई क्या? पासा अपने आप में त्रिविमीय संरचना है और उसके तीनों भुजाओं का क्या बोलते हैं, साइड्स का, भुजाओं का मान बराबर होता है, लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर, ऊंचाई बराबर। और तो सॉलिड होता है। कैसा होता है बेटा? सॉलिड होता है। उसके बाद में हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि इसके सरफेस कितनी होती है बेटा, सरफेस, इसकी सरफेस कितनी होती है, तो पासिंग सरफेस कितनी होती है, 6। तो डाइस की भी कितनी होंगी, 6 होंगी। हो सकता नहीं कि बेटा दोबारा से एक बार दोबारा से रिस्पॉन्ड कर दो, है ना, दोबारा से पूछ लिया करो। अगर कोई समस्या हो तो कोई बड़ा इतना इश्यू आता नहीं है कि आपने अगर मान लो भेजा तो दोबारा से भी कर देते हैं उसमें, सर ये प्रॉब्लम है तो दोबारा क्वेश्चन मार्क लगा के भेज दो, आ ही जाएगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका मैसेज नीचे चला गया होगा इनमें, क्योंकि दिन में बहुत सारे मैसेज आते हैं। और आपके सामने अगर अभी भी ऑन कर दिया है व्हाट्सएप, तो ये बात तय है कि वो 5 मिनट में सांस लेगी, इतना तो पता है, ठीक है। बाकी का देखेंगे। चलो फिर भी एक बार क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दो, फिर देख लेंगे बेटा कौन सा आएगा, ठीक है। तो सतह कितनी आएंगी, 6 आपके पास में आएंगी, 6 सतह आपके पास में आएंगी, क्लियर है। और अगर ज्यादा है तो फिर अभी देखें, या तो फिर मैं कल देख के बता दूं, ठीक है। तो आते हैं सतह कितनी होती है, 6 सतह। उसके बाद में आपके पास में कॉर्नर कितने होते हैं, कॉर्नर कितने होते हैं, तो आप लिखेंगे 8, ठीक है। और उसके बाद में आता है एजेस, क्या भाई, एजेस यानी किनारे कितने होते हैं, तो 12। तो वापस मुद्दे पे आ गए। तो घन का उदाहरण है पासा, और पासे में अगर आप देखते हैं तो लंबाई 3D होता है, लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, सतह 6 होती है, कोने 8 होते हैं, किनारे होते हैं 12। अब देखो यहाँ पर काम क्या आएगा, काम केवल और केवल यही ज्ञान आएगा कि पासा के जैसी संरचना होती है डाइस, और डाइस में 3D होती है, लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, और सतह कितनी होती है बेटा उनकी, 6 होती है। अगर ये बात पे आपको समझ में आ गया तो हो जाएगा, ठीक है। ये बात पे अगर आपको समझ में आए तो भी जस्टिफाइड है, क्लियर है। डाइस क्या होती है ये बात समझ में आनी चाहिए। डाइस एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है, घनीय संरचना है, और उसकी 6 सतह होती है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। डन। अब हम डाइस पे आ गए, डाइस को पढ़ते हैं, डन है। अच्छा पढ़ते हैं आगे। अब हम लोग लेके आए क्या था, डाइस, तो इसको लेके चलते हैं, यहां से आते हैं। अब डाइस के नाम पे आप आए, डाइस यानी पासा, और पासे का क्या ज्ञान हो गया आपको, फिर से आप समझ सकते हैं। पासा एक 3D स्ट्रक्चर है, 3D है तो इक्वल लेंथ, विड्थ और हाइट होती है, बराबर है। और इसकी सरफेस कितनी होती है बेटा, 6 होती है। सरफेस कितनी होती है, 6 होती है। कौन सी 6 होती है ये भी पता होना चाहिए। लेफ्ट तो राइट होती है, फ्रंट और बैक होती है, अप और डाउन होती है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, डन है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अब आपको पता है कि अगर मैं 6 सरफेस पे, अगर इन 6 सरफेस पे मैं क्या लिखना स्टार्ट कर दूं बेटा, नंबर या डिजिट लिखना या डॉट लिखना स्टार्ट कर दूं, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। मैंने इस पे नंबर लिखे, मैंने इन 6 पे क्या लिखे बेटा, नंबर लिखे, मैंने इन 6 पे क्या लिखी, डिजिट लिखी, और मैंने इन पे क्या लिखा, डॉट लिखा। आपकी अपनी मर्जी, आप कुछ ही सोचें इसको, ठीक है। मैं इन 6 सरफेस पे चाहे तो नंबर लिखूं, चाहे अंक लिखूं, और चाहे डॉट लगाऊं, बात एक ही, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इन 6 सरफेस पे नंबर, डॉट या डिजिट लगाई, तो कितने काम आएंगे, तो ये 6 ही काम आएंगे। कितने काम आएंगे बेटा, 6 ही काम आएंगे। और कौन से होते हैं, 1 से लेकर के 6 तक के ही होते हैं। कौन से होते हैं बेटा, 1 से लेकर के 6 तक के ही होते हैं, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। डन। बात समझ में कि अगर पासा एक 3D स्ट्रक्चर है तो उसमें 6 सतह होती है, मैंने सब पे डॉट लगा दी, तो डॉट कितने काम आएंगे, 6। नंबर कितने काम आएंगे, 6। आप डिजिट भी कह सकते हो, तो 0 से नहीं 1 से 6 काम लेना है, डन। अब इसी के व्याप पर पासे के 2 टाइप बनते हैं बेटा।
पासे क्या बन जाएंगे, दो टाइप बन जाएंगे। तो डाइस के दो टाइप बन जाएंगे, किसके आधार पे, जो डिजिट्स आपने लिखी है इसके आधार पे पासे के दो टाइप बन जाएंगे। कौन कौन से बनते हैं, तो एक का नाम होता है आइडल और दूसरे का नाम होता है नॉन आइडल। दूसरे का नाम क्या होता है बेटा, नॉन आइडल। एक का नाम होता है स्टैंडर्ड और दूसरे का नाम होता है नॉन स्टैंडर्ड। क्या नाम होता है इसका, नॉन स्टैंडर्ड पासा। ठीक है, इसको आप बोलते हैं आदर्श पासा और मानक पासा। इसको आप बोलते हैं बेटा अनादर्श पासा और अमानक पासा। तो पासे के दो प्रकार बन गए, कौन कौन से, एक होता है आदर्श और एक होता है अनादर्श पासा। ठीक है, आदर्श पासे में क्या खास बात होती है, तो आदर्श पासे में खास बात ये होती है कि कौन किसके विपरीत है, कौन किसके विपरीत है, ये हमें पहले से पता होता है। कौन किसके विपरीत है, तो एक का विपरीत कौन होता है बेटा, तो 6 होता है। एक का विपरीत कौन है, 6 होता है। दो का विपरीत कौन है, तो आपको पहले से पता है तो 5 है। और 3 का विपरीत कौन होता है, तो 4 अपोजिट होता है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विपरीत सतह के अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो आप तो पढ़ो ही ऐसे कि आदर्श पासे में हमें पहले से पता है कौन किसके अपोजिट होता है, कौन किसके अपोजिट होता है, ये आदर्श पासे में पता है। तो यहाँ पर सभी का टोटल कितना आता है, 7 के बराबर आता है। सभी का टोटल किसके बराबर आता है बेटा, 7 के बराबर आता है। तो ऐसा पासा क्या कहलाता है, आदर्श पासा कहलाता है। तो एक का अपोजिट 6 होता है, दो का अपोजिट 5 होता है और 3 का अपोजिट कौन होता है, 4 होता है। तो किसके विपरीत क्या लिखा हुआ है ये हमें पहले से पता है। तो ऐसे पासे को बोलते हैं आदर्श पासा। और इसमें निश्चित रूप से क्या होता है, एक का अपोजिट 6 होता है, दो का 5 और 3 का विपरीत 4 होता है। ये भी परिभाषा है कि आदर्श पासे में विपरीत सतह के अंकों का योग कितना होता है बेटा, 7 होता है। तो यही बात वापस से निकल के आएगी, अगर टोटल 7 होता है तो एक का अपोजिट 6, दो का 5 और 3 का विपरीत क्या होता है, 4 होता है। ऐसे याद है, अनादर्श पासे में पता नहीं होता, अनादर्श पासे में पता नहीं होता कौन किससे विपरीत है। तो यहाँ पर एक का विपरीत आपका 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 तो घर होएगा नहीं। ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा आप जाएंगे तो 6 का विपरीत क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है और 1 हो सकता है। तो हमें पता ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं क्या, ऐसा पासा जिसके विपरीत सतह के अंकों का योग 3 से लेकर और 11 तक हो सकता है। यहाँ पर पता नहीं है, अंतर क्या है, केवल इतना सीखना है। यहाँ पर पता होता है और यहाँ पर पता नहीं होता। क्लियर है, ऐसा पासा जिसमें कौन किसका अपोजिट है पता है तो आदर्श है। पहले से पता है और टोटल कितना होगा, एक का 6, दो का 5, 3 का 4 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें पता ही नहीं होता कौन किसके विपरीत दिखा है। एक का 2 भी हो सकता है, एक का 6 भी हो सकता है, 3 का 4 भी हो सकता है, 5 का 6 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर अंदाजा नहीं होता। यहाँ पर थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी वाला मैटर आता है। कुछ अच्छी किताबें भी यहाँ पर लिखती है 7 नहीं होता। तो मैं कई बार इसमें बच्चों को समझाता हूँ, 7 भी हो सकता है। जैसे देखो, एक का विपरीत 6 कर लिया गया, दो का विपरीत 3 लिख दो और 4 गया 5 का, ये क्या था आपके पास में, 4 का विपरीत 5 लिख दो। देखो टोटल 7 आया कि नहीं आया, यहाँ पर 5 आ गया, ये 9 आ गया, पर टोटल 7 भी तो आया ना। 7 आते तो आदर्श हो जाता है। तो आदर्श तब होता है बेटा जब आप क्या करोगे, सारा टोटल 7 आएगा, तीनों का ही, आगे पीछे बाएं दाएं ऊपर नीचे सभी का टोटल अगर मान लो 7 आएगा तो ही पासा क्या कहलाएगा, आदर्श कहलाएगा। जैसे इनका टोटल भी, इनका टोटल भी और इनका टोटल भी कितना आना चाहिए, तो इन तीनों का टोटल ही कितना आना चाहिए, 7 अगर आएगा तो ही हम पासे को क्या बोलेंगे, आइडल बोलेंगे। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। व्हाट इज एन आइडल गाइस, समझ में है क्या, आदर्श पासा क्या होता है और अनादर्श पासा किसे कहते हैं, एक बार आराम से एनालाइज करो, लगाओ थम्स अप ताकि बढ़े आगे। तो ये तो हो गया इसका बेसिक बेसिक जो आपको कम से कम क्वेश्चन से पहले आना चाहिए। पासा किसे कहते हैं, घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, इनके गुण कैसे कहते होते हैं और पासे के कितने प्रकार आपके पास होते हैं। क्लियर, कंफर्म है, आराम से एनालाइज करो बेटा।
कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है तो शुरू से हम लोग एक बार इसको पिक्चर को देख सकते हैं, क्या क्या मैंने समझाया था। मैंने तो कुछ ज्यादा बताया ही नहीं आपको। पहले मैंने समझाया कि ये देखो क्या कहानी है, धन किसे कहते हैं और धनाभ क्या होता है और इनके गुण क्या होते हैं, ये बात हमने पहले सबसे पहले सीखी है। ठीक है, व्हाट इज क्यू, धन किसे कहते हैं, धनाभ क्या होता है और इनके गुण क्या क्या होते हैं, ये बात इसकी फायदा है। फिर वापस सीधे से आगे, अब घन का उदाहरण था पासा, पासे में भी सारे गुण घन के होते हैं, तो यहाँ पर सतह 6 लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। अब पासा त्रिवी में संरचना, सतह 6, सतह पे अंकों को लिखा गया। अब जो अंक आप लिख देते हैं उनमें क्या होता है, उनकी उपस्थिति के आधार पे पासे को आप दो पार्ट में डिवाइड कर रहे होता है। ठीक है, आदर्श अनादर्श। आदर्श का टोटल 7 होता है, या यूं कह दो कौन किसके अपोजिट है पता होता है। अनादर्श का टोटल 7 नहीं होता, या 3 से 13, 3 से 11 की रेंज में डिपेंड करता है। मतलब एक का 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ऐसे 6 का 5 भी हो सकता है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आना था। अब उसके बाद में था डाइस के नाम पे। तो डाइस के कुछ सिद्धांत है, समझा रहा हूं, आराम से समझने की कोशिश करना। डन है, बड़े आगे आता है डाइस। तो डाइस के नाम पे फैक्ट है कुछ, तो ये फैक्ट आपको सीखने ही पड़ेंगे। ठीक है, सीखना है और आराम से सीखना है। तथ्य की बात करेंगे, तथ्य पे आप जाओगे तो फैक्ट आपको आने ही चाहिए। पहला फैक्ट है क्या, मैं पहला एक फैक्ट है, आराम से सीखना। एक साथ दिखने वाली सतह, एक साथ दिखाई देने वाली सतह एक साथ दिखाई देने वाली सतह कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 3 होती है बेटा। कितनी होती है, 3 सतह। इसको बोलते हैं मैक्सिमम फिशिंग साइड। मैक्सिमम फिशिंग साइड, अगर एक पासे को दिखाया जाए तो ज्यादा से ज्यादा आप उसके 3 सतह देख सकते हैं। और यही कारण है कि किताबों में जितनी भी डाइस छपी हुई होती हैं वो इसी तरीके से होती हैं, इसी सिद्धांत पर आधारित होती हैं। एक साथ आप पासे कितने सतह देख सकते हैं बेटा, 3 सतह देख सकते हैं। तो पासा आपको इसी फॉर्मेट में दिखाया जाएगा। पासा आपको क्या होता है, इसी फॉर्मेट में क्या किया जाएगा, दिखाया जाएगा। कंफर्म है। तो इसका सिद्धांत का मतलब क्या हो गया, एक साथ दिखाई देने वाली सतह कितनी होती है, 3 सतह होती है। डन। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि पासे को पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, अब 3 सतह एक साथ दिखाई देती है, सिद्धांत है जो सतह एक साथ दिखाई देती है ये एक दूसरे के निकट पड़ोस में होती है। ये सतह जो एक साथ दिखाई देती है इनको आप बोलते हैं निकटस्थ या समीपस्थ सतह होती है। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं पड़ोसी सतह होती है। ठीक है, जो सतह एक साथ दिखाई देती है, 3 सतह एक साथ दिखाई देती है, ध्यान रखना। और तीनों की तीनों कैसे होती है, पड़ोस सतह होती है। इंग्लिश में इसको क्या लिखेंगे, तो उसको बोलते हैं फेसिंग साइड, मैक्सिमम फेसिंग सरफेस। ठीक है, कितनी होती है बेटा, 3। और तीनों की तीनों क्या होती है, एडजेसेंट सरफेसेस होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि अगर एक पासे को रखा जाए, आप उसकी मैक्सिमम कितनी सतह दिखाई देख सकते हो। पासा आपके हाथ में रखा हुआ है, आप इसकी ज्यादा से ज्यादा कितनी सतह देख सकते हो एक साथ पूरी की पूरी। तो आप भी अगर देख पा रहे थे, आगे वाला, दाएं वाला और ऊपर वाला ऐसे देख पा रहे हो ना, एक पासे की ज्यादा से ज्यादा कितनी सतह दिखाई दे सकती है, तो एक पासे की ज्यादा से ज्यादा 3 सतह दिखाई दे सकती हैं। और जो तीनों सतह दिखाई देती हैं ये पड़ोसी समीप या एडजेसेंट सरफेसेस होती है। ये आपको सीखना है। इसका मतलब ये हुआ क्या, इसका मतलब जो एक साथ दिखाई देता है, जैसे यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है और यहाँ पर 1 लिखा है, ये 5, 3 और 1 एक दूसरे के क्या बेटा, पड़ोसी है। तो इसको ये सीखना है, पहला सिद्धांत। एक साथ दिखाई देने वाली सतह होती है 3, तीनों की तीनों क्या होती है, पड़ोसी होती है। और जो सतह एक साथ दिखाई देती है
और पड़ोसी होती हैं, ये कभी भी क्या नहीं होती, तो ये कभी भी अपोजिट नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती बेटा, अपोजिट नहीं हो सकती, विपरीत सतह नहीं होती। ये आपको सीखना है, एक फैक्ट है जो आपके काम का है, अपोजिट नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें एक साथ दिखाई देती हैं वे एक दूसरे के पड़ोस में होती है। मतलब इससे क्या सीखने को मिलता है, 5 के विपरीत 1 और 3 कभी भी नहीं हो सकता। ना तो 5 का विपरीत 1 है, ना 5 का विपरीत 3 है। ठीक ऐसे ही 3 का विपरीत भी कौन नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता और 1 भी नहीं हो सकता। ऐसे सीखना है, 1 का विपरीत क्या नहीं हो सकता बेटा, 3 भी नहीं हो सकता और 5 भी नहीं हो सकता। इसको देख के ये पढ़ना है। तो मैंने आपको सिखाया कि आप एक बंद पासे को कैसे पढ़ सकते हैं। आराम से फैक्ट को सीखो, बढ़िया तरीके से समझ में आना है। हम पासे की एक साथ 3 सतह देख सकते हैं, जो तीनों सतह दिखाई देती है वो पड़ोसी होती है, और पड़ोसी अगर हैं तो वे कभी भी एक दूसरे के विपरीत सतह नहीं होती। ये सिद्धांत है, पहला आपको सीखना है। अब आता है दूसरा सिद्धांत, क्या है, तो दूसरा सिद्धांत इसका उल्टा है। जो सतह विपरीत होती है, जो सतह क्या होती है बेटा, विपरीत होती है, वे ना तो कभी एक साथ दिखाई देंगी और ना ही एक साथ पड़ोसी होती है। तो जो सतह विपरीत होती है वे कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती और कभी भी पड़ोसी सतह नहीं होती। मतलब 5 का जो भी अपोजिट होगा वो 5 के साथ कभी भी दिखाई नहीं देगा। 3 का जो पड़ोसी है वो पड़ोसी है, अपोजिट नहीं है। 3 का अपोजिट इसके यहाँ पर होगा और अगर यहाँ पर है तो इसके कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देगा। तो आराम से सीखना, एक साथ 3 सतह दिखाई देती है, तीनों की तीनों पड़ोसी होती है, कभी भी विपरीत सतह नहीं होती। जो सतह विपरीत होती है वे ना पड़ोसी होती है और ना एक साथ दिखाई देती है। यहां तक का मैटर आपको आ जाना चाहिए। डन, क्लियर है। अगर ये मैटर आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन करने के लिए तैयार है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर सकते हैं। कौन से टाइप के क्वेश्चन, तो उसकी बात करते हैं। जैसे अब आपको पासे को पढ़ना आ गया, पासे को अगर पढ़ना आ गया तो अगर मैं 2 कंडीशन आपको दे दूं तो दोनों कंडीशन के आधार पर आप क्वेश्चन में निष्कर्ष निकालना सीख जाते हैं। जैसे आपको इसको पढ़ना आ गया, तो पढ़ना आ गया तो आप क्वेश्चन के आंसर्स भी जस्टिफाई करना सीखते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन के आंसर आप निकालेंगे। जैसे यहाँ पर ही आपको एक वैल्यू दे दी गई और उसमें कुछ वैल्यू लिखी गई है। यहाँ पे लिखा गया 5, 6 और यहाँ पे लिख दिया गया था 4 मान लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया आपके पास में 4 और यहाँ पे लिखा गया था 1 और यहाँ पे लिखा गया 3। अब आपके पास वैल्यू आ गई तो इसको पढ़ते कैसे हैं, और इसको पढ़ना समझ में आ गया तो हो गया काम। आपको देखना दोनों में कितने कॉमन है, तो दोनों में कॉमन था 4। तो 4 के 2 पड़ोसी इसमें 5 और 6, 4 के 2 पड़ोसी इसमें भी है 1 और 3, बाकी कौन बच गया, अकेला 2। तो 4 का विपरीत कौन हो गया बेटा, 2 हो गया है। 4 का विपरीत कौन हो गया, 2 हो गया है। ये बात हमें समझ में आ जाती है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ जाती है। क्लियर है, 4 का अपोजिट कौन हो गया था, 2 हो गया था। ऐसे क्वेश्चन को नियमित या क्वेश्चन को आंसर में करना भी अपने को समझ में आ जाता है। ठीक है, पढ़ना समझ में आ गया, कौन किसका पड़ोसी है। मतलब कभी भी इस क्वेश्चन में 6 का विपरीत 4 और 5 नहीं हो सकता, 3 का विपरीत 4 और 1 भी नहीं हो सकता। तो जो हमें दिखाई देता है वो पड़ोसी होते हैं और कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते, और जो विपरीत होते हैं वे कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते। ये आपको क्वेश्चन का बेस समझाया है। अब आते हैं क्वेश्चन के प्रकार पे, टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। तो जैसे मान लो मैंने कौन सा स्ट्रक्चर बनाया, अभी आपके पास में 2 चित्र हैं, एक डायरीज के 2 चित्र हैं, तो ये अलग अलग डायरीज नहीं है, एक ही डायरी के 2 चित्र हैं। एक बार ऐसे दिखाया गया, एक बार ऐसे फॉर्मेट में दिखाया गया। बात समझ में आ गई। इसके 2 ही चित्र हैं, किसके, इसके 2 चित्र हैं, एक बार यहाँ दिखाया गया, एक बार इस फॉर्मेट में आपको दिखाया गया। ठीक है, अगर इसे ऐसे ऐसे देखेंगे तो कैसे क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, इसकी बात करें तो एक एक कंडीशन को पढ़ते हैं, एक एक कंडीशन को लेकर के चलते हैं। पहली कंडीशन, for two conditions of a dice, हम पहले बात करें for two conditions of a dice, एक पासे की 2 अवस्थाओं के लिए, एक पासे की
सब कंडीशंस बनती हैं। जैसे मान लो मैंने दो चित्र बना भी लिए, ठीक है, दो चित्र बन भी गए। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, एक बार मैंने लिखा 3, 5 और 6, यहाँ पे लिखा गया 2, 4 और 1। बताओ कितने समान है इनमें, कितने समान है? तो क्वेश्चन का वैल्यू आता है कोई समान नहीं है। तो ऐसी भी कंडीशन बनती है कि जब हमारी दो कंडीशन दे दे और इनमें कोई भी समान ना हो, ठीक है, एक कंडीशन। पर आता है दूसरा, मान लीजिए यहाँ से इसको हटा दिया और वैल्यू में नाम लिख के दे दिया गया कि यहाँ पे लिखा गया 5। अब दोनों में कितने समान है बेटा? तो अब दोनों में एक सरफेस समान है। एक सरफेस इस पे कौन लिखा है? 5, ये समान है। एक सरफेस समान वाली कंडीशन के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। फिर आपके पास में क्वेश्चन कौन से बनते हैं? तो यहाँ पर फिर से आ गया आपके पास नया एक वैल्यू आ गया, यहाँ पे लिखा गया 3। अब कितने सरफेस समान है इन दोनों की? तो दो सरफेस समान है। ध्यान रखना, एक ही केस पढ़ रहे हैं अभी। एक केस का मतलब है जब एक पासे के दो स्थितियां हो तो क्या क्या हो सकता है। तो जब एक पासे की दो स्थितियां हो तो उसमें भी और केस और स्थितियां बन सकती हैं। जब दोनों में एक समान हो, जब दोनों में दो समान हो, जब दोनों में तीन समान हो। जब दोनों में कितने समान आ गए बेटा? तीनों की तीनों सतह मान लीजिए क्या हो गया आपके पास में, समान प्रकार की आ गई है। तो क्या करेंगे? 3, 5 और 6। तो ऐसी स्थितियों से कैसे क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे ये सिखा रहा हूं, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग वापस पे आते हैं। जब एक पासे की कितनी स्थिति समान हो, एक पासे की दो स्थिति दी जाए और दोनों में कितने स्तर समान हो, कितनी सतह समान हो, एक सतह समान हो, इसकी बात कर लेते हैं। जब दोनों में कितने सतह समान हो, एक सतह समान हो 6 और एक और मान लीजिए 4 लिख दिया गया। अब दोनों में कितनी सतह समान है? 1। तो अपना सिद्धांत जो कहता था दोनों में कौन है, दोनों में कौन है? 6। दोनों में कौन नहीं है? 2। तो 6 का अपोजिट तो 2 निकाल लेते हैं हम लोग। क्या हो गया? 6 का अपोजिट तो 2 निकाल लेते हैं। बात समझ में आई? कहां से आई? तो अभी भी जो सीखा गया सिद्धांत है वहां से समझ में आ जाती है। जैसे आपके पास ये रहा, यहां से निकाल लेते हैं। दोनों में कौन है? दोनों में कौन था? 4। दोनों में कौन नहीं है? तो 2। तो दोनों का अपोजिट, 4 का अपोजिट कौन आ गया? 2 आ गया। लेकिन यहाँ पर भी क्या है? दोनों में कौन है? 6। दोनों में कौन नहीं है? तो दोनों में कौन नहीं था भाई? 2 नहीं है। मान लीजिए इसको हमने मिटा के 2 लिख दिया, तो अब क्या हो जाएगा आंसर? मैंने कहा कि दोनों में कौन है? 6 है। और दोनों में कौन नहीं है? तो दोनों में 1 नहीं था। तो 6 का अपोजिट कौन हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। तो 1 का तो निकाल लेंगे, 6 का भी निकाल लेंगे। 6 का तो 1 और 1 का 6 हो जाएगा। लेकिन बाकी सबके लिए क्या आएगा? तो इसको सीख लेते हैं। अब इसमें पहली कंडीशन सिखा रहा हूं, व्हेन वन सरफेस इज कॉमन। कौन सी कंडीशन है बेटा? वन सरफेस इज कॉमन। वन सरफेस इज कॉमन हिंदी में क्या लिखोगे? जब दोनों में एक सतह समान हो। जब दोनों में एक सतह समान हो। दोनों में कितने सतह समान हो? एक सतह समान हो। तो आप क्या करेंगे? तो जब दोनों में एक सतह समान होगी तो हम क्या करते हैं? उसको आधार मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा? आधार मान लेते हैं उस सतह को, और बाकी सबको क्या कर देते हैं? अरेंज कर देते हैं। कैसे? उसको आधार मान के बाकी सबको अरेंज कर देते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के जैसा या घड़ी के विपरीत दिशा में उनको जमा देते हैं। या तो है, या लगाना है, ध्यान रखना, या तो क्लॉकवाइज और या एंटी क्लॉकवाइज। दोनों काम नहीं करने हैं, एक ही काम करना है। या तो क्लॉकवाइज करना है और या एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो जो जिसका अपोजिट होगा उसके सामने आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, दोनों में कॉमन क्या था आपका? 6 था। अब 6 को 6 रखा, 6 घड़ी के जैसा चलने पर आपके पास आ गया 3। फिर क्या आ गया था आपके पास में? 5। यहां से आप चले तो 6। फिर क्या आ गया था आपके पास? 2। और फिर क्या आ गया आपके पास? 4। तो 5 का 4, 3 का 2 और बाकी बच गया किसका अपोजिट है? 1 का। ये तो आपने कैसे अरेंज किया बेटा? क्लॉकवाइज अरेंज किया, ठीक है। मान लीजिए आपने एंटी क्लॉकवाइज किया होता तो क्या होता? यहाँ
से आप चलते 6, फिर आता 5, फिर आता 3, यहाँ से आप चले गए 6, 4 और 2, 2 का 3 है क्या, बिल्कुल, 5 का 4 है, बिल्कुल, और 6 का अपोजिट कौन आ गया, 1 आपके पास में आ गया था। यहाँ तक क्लियर है, जस्टिफाइड है, क्लियर, कंफर्म। तो आपको पहले से पता है कौन किसका अपोजिट आ जाएगा। जब आप इसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जमाते वो तो और जस्टिफाई हो जाएगा। एक का तो हमें पता चल जाता है देखते ही, और बाकी का आप इसको जमा लेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन दोनों काम नहीं करने, एक ही काम करना है, या तो क्लॉकवाइज जमाना है और या एंटी क्लॉकवाइज जमाना है। क्लॉकवाइज जमाओगे तो भी आंसर भी आएगा और एंटी क्लॉकवाइज जमाओगे तो भी आंसर समान ही प्रकार का आपके पास आएगा। तो इस पॉइंट को दिमाग में रखना है, ठीक है, क्लियर है। एक कैसे आ रहा है, जो बाकी बच गया बेटा, कितने होते हैं अपने पास में, 6 होते हैं, काम कितने आ गए अपने पास में, 5 का 4, 2 का 3 और बच गया 6, अब अकेले बच गया, टोटल 7 नहीं आएगा, टोटल 7 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, कोई तय नहीं होता कि पासा आदर्श है या अनादर्श है, ये तो नॉन आइडियल पासा हो जाएगा। क्यों, 1 का 6 तो 3 का 4 होना चाहिए था ना, है ही नहीं, तो पासा कैसा है, अनादर्श प्रकार का पासा है, कोई फिक्स नहीं होता कि आदर्श ही आएगा बेटा, टोटल 7 करना है नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर टोटल 7 ही करना होता नंद तो फिर क्वेश्चन ही नहीं करने होते, हम आंख बंद करके आंसर दिए आते, ठीक है, क्लियर। तो आंख बंद करके क्वेश्चन का आंसर दे देते। ये लो क्वेश्चन आ गया आपके पास में, यहीं पे क्वेश्चन आया, ऐसा एक डायग्राम बना के दिया गया, लिख दिया गया था 2, 4, 3, 5, 3 और 1, कौन किसका अपोजिट है, आप ये बताओ तो 6 का अपोजिट कौन है, 6 के विपरीत कौन आएगा, 6 के विपरीत कौन आएगा बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछता बेटा, 6 के विपरीत कौन आएगा बताइए, 3 आएगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ गया, 2 का अपोजिट कौन है बताइए, या फिर आपको पूछ लेगा 4 का अपोजिट कौन है बताइए, किसी भी एक संख्या को पूछ लेता बेटा, ठीक है। तो 6 का तो क्या आ जाएगा, तो थॉट अपने पास वही है, कॉमन कौन है, कॉमन कौन है, तो कॉमन आपके पास था 3, कॉमन था आपके पास 3, तो 3 से आपने उठाया 3, फिर आपके पास आया 2, फिर आ गया 4, इसको भी आपने अरेंज किया 3, 1 और आ गया था 5, कौन किसके सामने आ गया, 4 के साथ में 5, 2 के साथ में 1, बाकी कौन बच गया, तो 6 का अपोजिट 3 हो जाएगा, और किसी भी क्वेश्चन का पूछ लिया जाए तो हम आंसर दे सकते हैं। तो 6 का अपोजिट लिखेंगे 3, 6 का अपोजिट क्या लिख देंगे बेटा, 3 लिख देंगे, 6 का तो हो जाएगा 3, 2 का अपोजिट कौन आ गया तो 1 लिखेंगे, और 4 का अपोजिट पूछा जाए तो 5 लिख देंगे। किसी का भी जो अपोजिट हमसे पूछा जाए हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, कोई बड़ा इसमें टास्क नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रखना कौन सा पढ़ाया टीचर ने, एक सतह समान हो तो कैसे क्वेश्चन करते हैं, जब हमें एक सतह समान वाले पासे दी जाए तो क्वेश्चन कैसे हल किया जाता है। फिर से क्वेश्चन दे रहा हूं, बता दो, दो, 1, 3, 4, 1, 6, कौन किसका अपोजिट है बताइए। हाँ, जो दोनों में होता है और जो दोनों में नहीं होता अपोजिट, जो सेम होता है उसका अपोजिट जो बचा हुआ वो रहता है, जो सेम होता है तो जो उसका बच जाता है अपोजिट वो उसके लिए अपोजिट है ना। जैसे यहाँ पर कौन बच गया, 5 बच जाएगा, तो 5 का अपोजिट कौन होगा, 1 बच जाएगा। फटाफट से लिखो कौन किसका अपोजिट है। एक का 5 है, बाकी सबको लिख दो बेटा, इंडेक्स से बना लिया करो, दोनों में कॉमन था 1, पर चले आए 4, फिर आ गया 6, 1, 3
और ये आ गया आपका 2, 6 का 2 है, 4 का 3 है, 1 का जो बच गया आपके पास, कौन बच गया था 5, तो क्वेश्चन का आंसर है 1 का अपोजिट 5 है। तो ये वैल्यूज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। कौन किसका अपोजिट है ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। कौन किसका है, 1 का 5, 3 का 4, 1 का 5, 3 का 4, 6 का 2, बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से आपके वैल्यूज ही परफेक्ट है, ठीक है। सही क्वेश्चन के आंसर आपके पास ये है। तो आज हमने पढ़ा पासा क्या होता है, उसके गुण क्या क्या होते हैं और कितने प्रकार का पासा होता है, और पहला एक छोटा सा केस भी पढ़ लिया, जब दो सतह या दो स्थितियां दी जाए तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दो स्थितियां आपको दी जाए और एक सतह कॉमन हो तो क्वेश्चन को कैसे इसको हल करा जाता है मैंने समझाया, ठीक है। कल हम लोग सेम टाइम वापस से आएंगे, तो अगर आपकी क्लास नहीं आती तो एक बार चेक कर लिया करो। मेरे ख्याल से रोज मैं टाइम पे रहता हूँ, 10-5 मिनट 2-4-5 मिनट तो होता नहीं।